मैंने पूछा और जिस तरह से आपने कहा कि भाई पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती, तो वो तो कहते हैं ना कि पार्टियां खत्म हो सकती है, विचार खत्म नहीं हो सकता, विचार तो अमर होता है। तो यही सच्चाई है कि बसपा पार्टी अगर विचार है तो कभी खत्म होगी नहीं। अब मेरा एक विचार आया, अभी इस पे एक विचार आया। देखिए 2500 साल पहले जाते हैं, 2600 साल पहले, 2600 साल पहले जाते हैं, तथागत बुद्ध हुए, ठीक। और तथागत बुद्ध से लेके 1947 तक आते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ। यानी कि ईसा पूर्व से ईसवी तक, ईसा पूर्व से ईसवी तक का दौर चला गया। जब इस बीच में तो कोई संविधान नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पहले जो राजा जो होते थे, जो उन्होंने मुख से बोल दिया वही कानून होता था। किसी की फांसी दे दी, किसी को माफ़ कर दिया, किसी को कुछ भी दे दिया, उनका जो मुँह से बोल दिया वो कानून होता था। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, ये तानाशाही लोग, ये जातिवादी लोग, ये धर्मांधी लोग, ये धनंडी लोग, ये दबंग लोग, ये घुसपैठिए वाले लोग महापुरुषों की विचारधारा पे का बाल बांका नहीं कर पाए। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतराल में, क्या कह रहा हूँ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अंतराल में लोगों के लिए संविधान होगा, दुनिया के लिए। संविधान भी एक विचार ही है। सुनिए, लोगों के लिए एक संविधान होगा, लेकिन 5,000 वर्ष की गुलामी तोड़ने का समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन है। आप क्या सोच रहे हैं महापुरुषों के त्याग को, महापुरुषों के बलिदान को ये समाज जाया जाने देगा? भूल है उन लोगों की जो लोग समझ रहे हैं कि हम इन्हें जाति के नाम पे बांट देंगे और काट देंगे, धर्म के नाम पे बांट देंगे और काट देंगे, भेदभाव के नाम पे काट देंगे और बांट देंगे, पद और कद के नाम पे बांट देंगे और काट देंगे। भूल है। जिन लोगों ने अपने स्वाभिमान के कारण मैलियाँ तो खानी पसंद करी, झोड़ के किनारे तो रहना पसंद किया, बिना कपड़े के रहना तो पसंद किया, स्तन टैक्स देने का स्तन टैक्स देना तो मंजूर किया, लेकिन स्वाभिमान को डिगने नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, हम बिरसा मुंडे वाले देश के नागरिक हैं, हम बाबा साहब की कलम के नागरिक हैं, साहब काशीराम की चेतना के हम नागरिक हैं। हम ये जाया नहीं जाने देंगे उनके बलिदान को। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर विपक्षियों के नेताओं पे भारी है, वो उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि मैंने पीछे से शुरुआत की, जो नुकसान पीछे हुआ उसके बारे में सारी चर्चाएं हुई और ये बात निकल के आई है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया अब तक किसी ने नहीं किया, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जैसी मायावती जी रही हैं ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो अब 27 की बात चल रही है, रणनीति अभी से बीएसपी की तैयारी चल रही है ना। तो 27 में सरकार बनाने का जो प्लान है, तो क्या लगता है कि बीएसपी वाकई में ही सत्ता हासिल कर सकती है? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, नहीं, अगर आप ईवीएम की बात कहेंगे, अगर बिल्कुल करूँगा। देखिए सुनिए, आप ईवीएम, मेरी बात, ईवीएम की आप बात करेंगे, ठीक है, पूरे जो जनता है देश की वो परेशान भी है इस चीज़ को लेकर के। वो कहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम से ना हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि और राज्यों में चुनाव जो है ईवीएम मशीन से हो रही है। देखिए, क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और मैं इतना बोध रखता हूँ अपने अध्ययन और अनुभव से, जो मैंने अनुभव महसूस किया है, हर पार्टी का अपना एक लीडर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारी नेता के साथ साथ हमारी रहनुमा भी है। लेकिन अगर कोई ये कहने लग जाए कि भाई बहन जी तो हैं और बहन जी के साथ में अब अगर ये सत्ता चेंज हुई तो जो मुख्यमंत्री या देश की जो सत्ता चेंज हुई, प्रधानमंत्री हम किसी और को बनाएंगे, तो ये शोषित पीड़ित वंचित समाज उसे कबूल नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी है। लेकिन आप कह रहे हैं ईवीएम की बात करूंगा, मैं ईवीएम की इसी वजह से ही बात करूंगा क्योंकि सारी की सारी जो विपक्षी को जो पक्षधार जो बना रखा है वो इस ईवीएम नहीं बना रखा है। ये ईवीएम लुटेरी है, डिजिटल लुटेरी है। इसने हम लोगों को डिजिटल के माध्यम से लूटा है, बिल्कुल निजी। मैं सीधा बात ये कहता हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि 27 में अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुए तो सरकार बन जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? 27 में तो उत्तर प्रदेश की बन जाएगी और 29 में प्रधानमंत्री ना बनी तो बता देना आप मुझसे, आप ईवीएम हटा दिए, आप ईवीएम हटवा दीजिए
और अगर 27 में 100% बता रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। और अगर नहीं बनी तो बस क्या बताऊं, मैं उस भड़काऊ वाला व्यक्ति नहीं हूं कि मैं उसके जज्बे के बाद में मैं ये कह दूं कि मैं गर्दन कटवा दूंगा, मैं जुबान कटवा दूंगा, मैं ये कटवा दूंगा। लेकिन अगर सत्ता नहीं बनी ना, यकीन मानना मैं वोट देना बंद कर दूंगा। यानी कि आपको विश्वास है कि 27 में सरकार बन जाएगी ईवीएम अगर हटती है तो? देखिए, एक विश्वास दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो तुमने मुझे समझा दिया है, एक वो जो मैं अपने अध्ययन से समझ रहा हूँ। ग्राउंड पे हो आप, इसका मतलब? इसका मतलब मैं जो ये नहीं कि जो मुझे मैं किसी के कहने से, बहकाने से, दिखावे से, बनावट से, सजावट से मैं उसके अभाव में और प्रभाव में आके मैं ये बयान दे रहा हूँ, नहीं। मैं अशोक टकसाली आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ, अपने होशो हवास में जो भी मैं ये बयान दे रहा हूँ उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ और मेरा अनुभव कहता है ये। इस राजनीतिक स्टैंड की जो आज भारत में चल रहा है, इस राजनीतिक स्टैंड की दावेदारी केवल ईवीएम कर रही है। अगर क्योंकि ईवीएम क्यों कर रही है, एक बार मुझसे सवाल करो, ईवीएम क्यों कर रही है? बताइए। ईवीएम इस वजह से कर रही है क्योंकि पहले जब ईवीएम नहीं थी, बैलेट पेपर था, तो इन रहनुमाओं को लगता था कि यार अगर मैंने इस क्षेत्र में काम नहीं करा तो मुझे लोग वोट नहीं देंगे और मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा काम करने के लिए। आपने देखा 2014 से लेके आज 24 हो गई है, 10 साल हो गए हैं। 10 साल में मुझे कोई भी एक ऐसा प्रतिनिधि मुझे बता दीजिए जिसने क्षेत्र में जाकर लगातार अपना वाच किया हो और उसे डर हो इस चीज़ का कि भाई मैं जब क्षेत्र में जाऊंगा तभी मुझे वोट मिलेंगी। अब वो बेफिक्र है, अब वो नोट देता है और वोट ईवीएम उसे दे देती है। देखिए, मैं ईवीएम पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि ग्राउंड, मैं यही कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे, मीडिया के होने के नाते कह रहा हूं मैं आपसे, अगर आप ईवीएम पे चर्चा नहीं करेंगे, मैं कुछ मेरा व्यक्तिगत बयान सुनिए, मेरा व्यक्तिगत, अगर आप ईवीएम पे चर्चा नहीं करेंगे और आप जो मीडिया के लोग हैं, जो बड़ी बड़ी मीडिया के लोग हैं, आपको बता दूं उन लोगों को लोग गोदी मीडिया कहते हैं और अभी सोशल मीडिया पे विश्वास है मेरे जैसे लोगों का और मेरे जैसे उन अभिव्यक्ति लोगों का विश्वास है इस सोशल मीडिया पे। अगर ये सोशल मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई ना तो आप जैसे लोग मेरे जैसी आने वाली पीढ़ियों की अभिव्यक्तियों को कुचलने का काम कर रहे हैं। अगर एक बार आदमी, मेरे जैसा आदमी निर्भीक होकर ईवीएम का विरोध कर रहा है तो आपको और भी लोगों से 10 नहीं 100 बार सवाल करने चाहिए। वो अपनी बात रखें जैसे आपने रखा है। शुरुआत में आपने ईवीएम की बात कही, सारी बात हुई कि ईवीएम से अगर चुनाव होता है, जो चोरी हो रही है बहुजन समाज पार्टी की जो वोटें हैं वो ईवीएम से हो रही है, वो मैंने सारी आपकी सुनी और ये जनता भी देखेगी, ये बीच में भी जाएगी। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चर्चा हो चुकी है, आपने कर ली। लेकिन अब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड में जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के कितना काम कर रही है, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं। हाँ, ये मैं बताऊंगा। देखिए वो कितना काम कर रही है, मैं आपको बता दूं, 2014 से लेकर 24 चल रहा है। जितनी भी अभी तक एट्रोसिटीज़ हुई हैं, इन विपरीत सरकारों में, उनकी जो आवाज़, न्यायिक आवाज़, संवैधानिक आवाज़ और संवैधानिक ताकत बनने का जिसने भी काम किया है वो बहुजन समाज के सिपाही हैं, जिन्होंने उनको न्याय तक पहुंचाने का काम किया है। ये ग्राउंड है बहुजन समाज पार्टी का। वो ईवीएम से उसके अधिकार छीन सकती है, उसके विकास को छीन सकती है, लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी के नेतृत्व ने ये जो हमें जुबान दी है ना सवाल करने की, इस पे बैन नहीं लगा सकती सरकार। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं आप अपना एड्रेस बताइए। मैं अशोक टकसालिया, जिला मेरठ, कंकरखेड़ा, गांव लाला मोहम्मदपुर। तो वहाँ का जो माहौल है बसपा के प्रति क्या है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा विश्वास है कि जब से भी हम होश संभाला है, और कई बार लोगों ने ये सोचा कि ये यहाँ से अब इस बार वोट मिलेंगी, बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे जा रही है। आप चुनाव आयोग में हमारे यहाँ के रिकॉर्ड शामिल हैं और हमेशा है ना बहुजन समाज पार्टी वहाँ से विनिर होती है। यानी कि मजबूत है बहुजन समाज पार्टी, बिल्कुल मजबूत है। और जो लोग ऐसे नहीं है दूसरे दलों को वोट नहीं मिलती, वो अपने धन के बल से, नशे के बल से, खरीदारी के बेस पे तोड़ने का काम करते हैं। जैसे समाज टूटता है
जैसे बहुत सारे लोग टूटते हैं, वो सब टूटने का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा यूथ भी है, पुराने भी लोग हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष को, त्याग को, उसके बलिदान को समझते हैं कि हमारे इस बहुजन समाज पार्टी को कैसे कैसे महापुरुषों ने सींचा है। वो संकल्पित हैं उस चीज़ के लिए, वो कदर करते हैं उनकी कि उन्होंने आज हमें, जो हम 1 नंबर से 100वें नंबर पे आते थे, आज हमारी गिनती पहले नंबर पे होती है, और जो 100 नंबर पे गिनती होती थी आज उनकी, जो इनकी पहले नंबर पे गिनती होती थी आज उनकी 100वें नंबर पे हो रही है। और ये और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब का सीनाम और बहन जी की नीतियों का परिणाम है कि आज हमारी गिनती पहले नंबर पे होती है। जब भी कोई सवाल होता है, जब भी कोई जवाब हो देता है, जब भी कोई एट्रोसिटीज़ होती है या कोई भी बड़ी घटनाएं होती हैं जो न्याय तक पहुंचाने की बात होती है, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ही होती है। कार्यकर्ता का मीन्स एक वोटर, एक सपोर्टर, जो वो एक बड़े स्तर का भी वो नागरिक कार्यकर्ता हो सकता है और एक छोटे स्तर का भी कार्यकर्ता। वो सब इतिहास उठा के देख लीजिए, आरटीआई डालिए आप आरटीआई डालिए, किसी भी तहसील में, किसी भी जिले में अगर किसी ने न्यायिक आवाज़ उठाने का काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी के निडर, निर्भीक, ईमानदार, न्यायप्रिय, शिक्षित कार्यकर्ता ने ही किया है। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय दिया आपने और बहुत सारी चीज़ें बताई बसपा के बारे में। अभी क्योंकि आपके पास वक्त की भी, मैं हाँ, आपको एक विचार और देना चाह रहा हूँ। देखिए, आपने अभी तक ये बात करी कि बहन जी ऐसा करेंगी या बहन जी कैसा करेंगी। मैं आपको बताऊं, बहन जी वो विचारधारा है कि जिसने और ऐसी विचारधाराओं को भी जन्म दे दिया है। आकाश भाई हमारे बीच में पूर्व में आ चुके हैं और अभी हमारे नए भाई आ चुके हैं। समय उसका नाम बता देगा, समय उसकी पहचान बता देगा। ऐसी ऐसी विचारधाराएं जब हम लोगों के संरक्षक बनेगी, निडर निर्भीकता से जब हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी, भारत की महिलाओं, भारत के सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगी, आप देखना भारत का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और वो इतिहास बहुजन समाज पार्टी अपनी कलम से लिखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी ने बहुत सारे चीज़ें बताई बसपा को लेकर भी कि किस तरह से महापुरुषों ने इस पार्टी को, या ये कहें कि पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, बेशक, हाँ, और विचारधारा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और विचारधारा हमेशा एक तरह की शिक्षा होती है जिसको फैलाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। एक सेकंड और कहते को मेरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहिए आप। देखिए, जो और राजनीतिक दल हैं वो लोगों को जो पे बैक करते हैं, वो अश्लीलता पे बैक करते हैं, वो अपमान पे बैक करते हैं, वो धर्मांध पे बैक करते हैं, वो पाखंडवाद पे बैक करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जो पे बैक करने की है वो आइडियोलॉजी पे बैक करती है। और वो आइडियोलॉजी क्या है? वो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, रविदास जी की आइडियोलॉजी है, गुरु नानक देव की आइडियोलॉजी है, फूले की आइडियोलॉजी है, साहू जी महाराज की, छत्रपति जी की, संत गाड़गे जी की, ऐसे ऐसे महापुरुषों की, मान्यवर साहब काशी राम की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, बहन जी की और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे महानायकों की वो आइडियोलॉजी पे बैक करती है। तो जो आदमी विश्वास, एक सवाल यहीं रोक के, जिस तरह से आप महापुरुषों के नाम गिना रहे हैं कि उनकी विचारधारा है, जिन लोगों ने इन महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं होगा, उनकी विचारधारा पढ़ी नहीं होगी, उनको कैसे समझ पाएगी बात? हाँ, देखिए, बाबा साहब ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छी बात कही थी ये वाली। देखिए, अगर जो लोग ऐसी विचारधारा को समझ नहीं पाते तो समझो कि वो आग के गोले पे बैठे हुए हैं। हाँ, तो लेकिन वो बाबा साहब को तो जानते होंगे ना, वो बाबा साहब को तो जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाई उनसे सवाल किया था नानक, बाबा साहब को तो अगर कोई पढ़ लेता है, मैंने पढ़े भी ना भाई, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कार्य संघर्ष में थे तो तब हमारा समाज पढ़ा लिखा थोड़ी ना था। 1948 में जब देश आज़ाद हुआ तो 4 SC के लोग आगे बढ़ के मतलब बड़ी सर्विस में गए। कितने? केवल 4। और बाद में उसमें एक केरन साहब भी थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। 4 लोग थे, लेकिन हमारे बाबा साहब जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें पता था कि हमारा समाज अशिक्षित है। नानक चंद्र रत्तू जी ने कहा कि भाई हमारा लोग जो है नहीं, वो क्या नाम है, वो शिक्षित भी वो क्या नाम है, संगठित भी हो जाएगा, संघर्ष भी कर लेगा, लेकिन ये पढ़ेगा कैसे? वो उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ भी नहीं कर पाया, अगर उन्होंने मेरा पहनावा ही पहन लिया, उस पहनावे के ही अंदर इतनी चेतना है कि जिस दिन वो उसे पहन लेंगे उस दिन वो अपने आप को एक शासक समझेंगे।
और यकीन मानना उस दिन के बयान के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो चेतना समाज, शोषित पीड़ित वंचित समाज में गई है, आप देखना हमारे समाज का जो निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, जिसकी शादी हो रही है और जो बेचारा उसने कभी कपड़े भी सही से नहीं पहने, अगर उसकी शादी हो रही है ना तो वो कोट पैंट में पहनता है, कोट पैंट पहनता है। क्यों? उस दिन वो चाहता है कि मेरे बाबा साहब अंबेडकर ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं घोड़ी पे बैठूं और सूट बूट में पहनूं और टाई भी लगाऊं। ये अधिकार मुझे किसने दिया है? मेरे बाबा साहब ने दिया है। और जिस दिन वो पहन थे, आपने देखा होगा, अगर आप किसी दिन भी उदास हो रहे हो, मैं सम्मानित दर्शकों से भी कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भी उदास हो रहे हो किसी दिन, तो आप उस दिन बस केवल घर पे से मतलब कोट पैंट पहने, टाई लगाएं और बाहर निकल जाएं। यकीन मानना आपको लोग इतने इस नज़र से देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ता चला जाएगा, आपकी नाराज़गी, आपकी उदासी सब दूर हो जाएगी। बाबा साहब की पर्सनैलिटी और शिक्षा में ये सिद्धांत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लंबा भी हो गया है ना? ये तो चर्चाएं चलती रहेंगी। हम तो वो नींव की ईंट हैं, यकीन मानना। हम टूटने फेंकने वाले नहीं हैं। हम ये नहीं है कि हमें कोई बहका देगा, नहीं, हम एविडेंस वाले व्यक्ति हैं, एविडेंस वाले। और जो एविडेंस वाले व्यक्ति हैं वो किसी से ना हारते हैं ना जीतते हैं। अगर हम हारते हैं ना किसी से, तो हम अपने आदमी से हारते हैं ताकि हम उसे आगे बढ़ा सकें, ताकि हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जीतते हम किससे हैं? जीतते हम उससे हैं जिन लोगों ने अंधविश्वास पैदा कर रखा है, अविश्वास पैदा कर रखा है, असमानता पैदा कर रही है। हम संविधान के माध्यम से उन्हें जगाने का काम करते हैं, उनसे जीतने का काम करते हैं कि भाई आप ये अखंड पाखंड अंधविश्वास को छोड़िए, शिक्षा, संघर्ष, उन्नति, रोजगार को इन्हें पहचानिए और आगे बढ़िए, अपना भी, परिवार का भी, समाज का भी और देश का भी नाम रोशन करिए। मैं कैसे कह सकता हूँ? देखिए मेरे से तो आप नहीं ठीक है, क्योंकि जनता भी देख। साधुवाद मैं तो कहूँगा, आपने इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे सवाल आपने किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका आदरणीय, कि आपने जो मतलब मुझसे इतने अच्छे सवाल किए, और मैं शायद दर्शकों का मैं वो मार्गदर्शन कर पाया हूँ जो आपने सवाल किए हैं। नहीं, ज़रूरत है कैडर की, कैडर देने वाले जो बहुजन समाज पार्टी में पहले होते थे, ये बात सामने भी आ रही है कि जिस तरह से कैडर पहले दिया जाता था, ऐसा कैडर अब नहीं दिया जाता। आप जैसे लोग बहुत कम फील्ड में दिखते हैं। एक छोटी सी बात और कह दूँ, एक छोटी सी और बात कह दूँ, ये कहनी बीच में था लेकिन वो ध्यान से निकल गई थी। देखिए बहन जी की सरकार में, इस सरकार में क्या फ़र्क है जो वर्तमान में चल रही है? जो डबल इंजन की सरकार है और वो जो सिंगल संविधान की सरकार थी, वो इंजन की सरकार नहीं थी बहन जी की, वो संविधान की सरकार थी। इनकी डबल इंजन की सरकार है। उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि आज के वर्तमान दौर में 27,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। कितने? चर्चा भी चली थी उन्हें बंद करने की, ठीक पहले। 27,000 से ज़्यादा स्कूल तो मात्र उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। और मैं किस संवैधानिक सरकार की बात कर रहा हूँ? 2007 से 12 के बीच में बहन जी की सरकार की, बहुजन समाज पार्टी की। उसमें बहन जी ने 5,000 से ज़्यादा तो प्राइमरी स्कूल ही खोले हैं। तो आप सोचिए, जिस सरकार ने निम्न स्तर पे स्कूल की घंटी बंद की है और मंदिर की घंटी खोल दी है, तो सोचिए स्कूल की घंटी से भविष्य बनेगा या मंदिर की घंटी से भविष्य बनेगा? मेरा विरोध नहीं है, मेरा सवाल है उन बुद्धिजीवियों से कि आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो घंटी बजाने वालों के बच्चे हैं, क्या वो स्कूल की घंटी वाले बच्चे स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं पसंद करेंगे? वो अगर स्कूल में नहीं भेजेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि जिस मंदिर की मैं घंटी बजा रहा हूँ उस घंटी के भगवान कौन है? पता कहाँ से चलेगा? शिक्षा से ही तो पता चलेगा ना। लेकिन शिक्षा के आप रास्ते बंद कर रहे हैं, तो भारत का नागरिक आप अंधविश्वास, धोखेबाज, पाखंडी, भ्रष्टाचारी, लुटेरा, चोर, क्रिमिनल, बलात्कारी, हत्यारा, इस तरह का पैदा करने का काम कर रहे हैं। जब आप शिक्षा के दरवाजे खोलेंगे, आदमी के अंदर शिक्षा की चेतना आएगी, ज्ञान आएगा, समता आएगी, समानता आएगी, स्वतंत्रता आएगी, बंधुता आएगी, न्याय आएगा, रोजगार आएगा। और अगर उत्पीड़न होगा तो न्याय से लड़ने के लिए उस पर ताकत आएगी। वो कौन देगा? वो संविधान देगा। संविधान की कल्पना कहाँ से की जाएगी? प्राइमरी स्कूल से की जाएगी, बेसिक से की जाएगी। आप उसे बेसिक को बंद कर देंगे तो मेरे जैसा जो नागरिक है, मेरे जो बच्चे हैं और उनके जो बच्चे हैं, वे तो हथियार ही पैदा होंगे। वो तो हथियार पैदा होंगे। जब कलम नहीं चलाएंगे तो वो तो हथियार ही चलाएंगे, क्योंकि कलम उठाने से ज़्यादा आसान है हथियार उठाना, तो वो तो वही रास्ते चुनेंगे। तो माननीय सरकारों, मेरी आपसे अनुरोध है कि भाई अगर आप वाकई में देश का भविष्य चाहते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें फ्री कर रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें फ्री कर रहे हैं, एक शिक्षा समान और फ्री कर दो। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारी शिक्षा सभी की, ये कि नहीं कि एससी समाज कह रहा है तो मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा हूँ तो बहुजन समाज पार्टी की नहीं। भारत के आंकड़े ये कहते हैं कि स्वर्ण समाज में भी शोषित पीड़ित वंचित हैं, उन्हें भी तो शिक्षा का मिलेगी। उन्हें कहाँ से मिलेगी शिक्षा? उन्हें कहाँ से मिलेगी? उन्हें भी तो प्राइमरी सेक्शन से मिलेगी ना। प्राइमरी आधार आप बंद कर रहे हैं, देश उसका ख़त्म कर रहे हैं। तो हम तो चाह रहे हैं, संविधान चाहता है कि उसका हर नागरिक समान हो, असमान ना हो। समान होगा शिक्षा से ही, शिक्षा से पढ़ेगा, बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में थी तो जो गरीब लोग थे उनको स्कॉलरशिप दिया जाता था, स्कॉलरशिप पे पढ़ते थे, क्योंकि पैसे वाले लोग तो बीटेक, एमटेक या बीएड वगैरह सारे कोर्सेज कर लेते थे, लेकिन गरीब लोग नहीं करते थे। तो बहुजन समाज पार्टी ने स्कॉलरशिप का प्रावधान किया, बल्कि अब जाकर जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार में स्कॉलरशिप पे एडमिशन नहीं लिए जाते, बल्कि पहले एडवांस में पैसा दिया जाता है। अशोक जी ने काफ़ी लंबा समय हमें दिया है। मैं अभी यहीं पे, क्योंकि बातें निकली आई शिक्षा के साथ साथ मैं बताऊं, बहन जी ने शिक्षा का तो वो किया ही, लेकिन शोषित पीड़ित वंचित लोगों पे जो क्राइम होता था, जो उत्पीड़न होता था, उस टाइम की जो सरकार थी, जो संवैधानिक सरकार थी, उनकी एफआईआर दर्ज होती थी। आज की सरकार, मैं कह देता हूँ उस बात को, मैं शॉर्ट में कह देता हूँ। बहन जी ने अपने कार्यकाल में, क्योंकि मुख्यमंत्री थी वो, और एक दरबार भी होता था जहाँ लोगों की जो सुनवाई की जाती थी, लेकिन इतने बड़े उत्तर प्रदेश जहाँ पर 25-26 करोड़ की जनसंख्या है, एक साथ इतनी उनकी फरियादें नहीं सुनी जा सकती। इसीलिए तहसीलदारों को, डीएम को, उनको 10 बजे तक का टाइम दिया था कि पहले आप लोगों की फरियादें सुनेंगे अपने अपने ज़िले में। इस तरह की व्यवस्था बहन जी ने की थी। तो और गुंडागर्दी खत्म हो गई थी, क्योंकि गुंडा एक्ट लगाकर लगभग 1,40,000 से ज़्यादा जो गुंडे थे उनको अंदर कर दिया था। यानी कि कानून व्यवस्था बढ़िया थी, उनके बारे में जितना कम कहा जाए वो कम है, मैं जानता हूं। तो मैं आपके शॉर्ट में सारी बातें रख देता हूं। बहुत एक बात रोकूंगा भाई, भारत का जन जन बसपा से जुड़ें और जोड़ें। बसपा ही देश की एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 में इन्होंने बताया है कि भाई सरकार बहुजन समाज पार्टी बना रही है और केंद्र में भी सत्ता बीएसपी लाएगी, सत्ता हासिल कर लेगी, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।